नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका। देखिए, गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है और 2025 का जनवरी महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हमारा तीसरा पार्ट है। इससे पहले 2025 के गिरिराज पत्रिका के 2 पार्ट हो चुके हैं। 2024 के दिसंबर, नवंबर और पिछले के जितने भी मंथ हैं वो सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ही जनवरी पार्ट कंप्लीट होता है, इसका कंप्लीट PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इससे पहले के जो मंथ थे जैसे कि दिसंबर, नवंबर, उनका PDF आपको टेलीग्राम पर दे दिया गया है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को जो है स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स वाज एस्टेब्लिश्ड। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल थी उसकी स्थापना कब की गई थी। अभी जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो था वो चर्चा में था। अब बात ये आती है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, फिर हम बात करेंगे कि ये चर्चा में क्यों था। इसकी स्थापना की गई थी 6 जनवरी 2020 को। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब ये क्यों चर्चा में आया कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, उसका स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया 6 जनवरी को, इसलिए ये चर्चा में आया। अब बात की जाती है यहाँ पर कि स्टेट लेवल पर भी एक ऐसी डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है हमारे पास, जहाँ पर भी कोई डिजास्टर होता है तब वो इमीडिएटली जो है वो एक्ट करती है। परंतु ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये बहुत पुरानी कोई नहीं है, ये अभी 6 जनवरी 2020 को 4-5 साल पहले ही जो था वो एस्टेबलाइज की गई थी। हम NDRF के बारे में भी पढ़ते हैं, NDRF, क्योंकि हम उत्तीर्ण सीरीज में NDRF का स्थापना दिवस पढ़ रहे थे। तो NDRF की स्थापना कब की गई थी? NDRF की स्थापना भी जनवरी महीने में ही जो था वो की गई थी। NDRF का पूरा नाम होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और उसकी स्थापना की गई थी 2006 में। 2006 में की गई थी, मंथ था जनवरी। और अगर हम डेट की बात करें कि कब की गई थी इसकी स्थापना, तो 19 जनवरी को इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। और 19 जनवरी को जो है वो NDRF रेजिंग डे, इनके NDRF का स्थापना दिवस भी जो है वो मनाया जाता है। तो 19 जनवरी 2006 आपको एक पता चलता है, एक आपको 6 जनवरी 2020 पता चलता है स्टेट के बारे में और नेशनल के बारे में। NDRF के बारे में मैंने आपको बताया था कि NDRF जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत जो है वो आता है। अगर हम स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की बात करते हैं तो ये बड़े जल्दी एक्ट करता है जैसे ही कोई भी ऐसी सूचना आती है। जैसे कई बार पता चलता है कि चूड़धार में पर्यटक फंस गए हैं, कई बार पता चलता है कि श्रीखंड महादेव या फिर मणिमहेश यात्रा हो रही थी, वहाँ पर कोई दिक्कत आ गई है, रेस्क्यू करने के लिए जाना है, तो ये जो है वो जल्दी एक्ट करते हैं और वहाँ पर जो है लोगों को इजीली जो है वो बचा लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब बोलते हैं व्हाट इज द रिसेंट क्राइटेरिया फॉर फैमिलीज फॉल अंडर द BPL कैटेगरी इन हिमाचल प्रदेश। तो अभी आपने पढ़ा होगा BPL का कुछ क्राइटेरिया जो है वो चेंज किया गया है कि कौन BPL परिवार में जो है वो फॉल करेगा, यानी कि कौन BPL परिवार में जो है वो आएगा। तो मैंने स्टेटमेंट करके इस क्वेश्चन को जो है वो बनाया है। अब आप देखिए पहली स्टेटमेंट, बोलते हैं एनुअल इनकम थ्रेशोल्ड फॉर BPL इंक्लूजन हैज ऑल्सो बीन रेज्ड टू 1.5 लाख। की BPL में जो समावेश है, अगर BPL में किसी फैमिली को फॉल करना है तो उनकी एनुअल इनकम यानी कि वार्षिक आय की सीमा जो है वो 1.5 लाख रुपया बढ़ाकर जो है वो कर दी गई है। पहली स्टेटमेंट में ये बोलते हैं। तो स्टेटमेंट वाइज ही मैं बात करता हूँ। पहली स्टेटमेंट देखिए, जब आपको PDF मिलेगी ना तब आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा। अभी मैं स्टेटमेंट से ही एक एक क्वेश्चन को क्लियर करता रहता हूँ। ये जो BPL के लिए एनुअल इंक्लूजन रखा है, थ्रेशोल्ड रखा है इनकम का कि कितनी होनी चाहिए, ये 1.5 लाख ही होनी चाहिए। पहले ना ये हुआ करती थी 30,000 हुआ करती थी। अब इसको बढ़ा दिया गया है और कहा गया है कि भाई 1.5 लाख तक जिनकी इनकम है वो जो है वो इसमें फॉल करेंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास सही है। आगे बोलते हैं फैमिलीज विद नो अडल्ट मेंबर बिटवीन द एज ऑफ 18 to 59, कि जिन फैमिलीज में कोई भी वयस्क सदस्य नहीं है, कोई भी अडल्ट मेंबर नहीं है जिसकी एज 18 से 59 के बीच में आती है, तो वो भी जो है वो BPL के अंडर जो है वो आएगा। बिल्कुल सही बात है, वो भी BPL के अंडर आएगा, ये बात कही गई है। आगे बोलते हैं दोज हेडेड बाय वुमेन एंड अ मेंबर विद अ डिसेबिलिटी ऑफ 50%। अगर कोई परिवार ऐसा है जिसकी जो हेड बनाया गया है वो महिला को बनाया गया है, या फिर उस परिवार में कोई भी पर्सन डिसेबल है और वो 50% से ज़्यादा जो है वो डिसेबल है, 50% तक डिसेबल है, तो वो भी BPL में आएंगे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास सही है। तो पहली, दूसरी, तीसरी स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हमारे पास बताई गई है। अब चौथी स्टेटमेंट भी एक दी गई है। बोलते हैं दैट हैव वर्कड फॉर एटलीस्ट 100 डे अंडर मनरेगा इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और हुज अर्निंग मेंबर्स सफर फ्रॉम क्रॉनिक इलनेस। तो बोलते हैं कि ऐसे परिवार जिनका परिवार के सदस्यों के द्वारा किसी के द्वारा पिछले वित्त वर्ष में
मनरेगा के तहत लगातार 100 दिनों का काम किया गया है, या फिर पुरानी बीमारियों से कोई पीड़ित है, वहाँ पर कोई क्रॉनिक इलनेस है जिनको, वो भी जो है वो बीपीएल के तहत आएंगे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ये चारों की चारों स्टेटमेंट्स हमारे पास सही थी। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने क्राइटेरिया लिखा भी है ये। और अगर हम बात करते हैं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ बीपीएल फैमिलीज जो हैं वो कहाँ पर आती हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। एक डाटा था पहले का कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में हाईएस्ट नंबर ऑफ बीपीएल फैमिलीज आती हैं। कांगड़ा के बाद चंबा में हाईएस्ट नंबर ऑफ बीपीएल फैमिलीज आती हैं। चंबा के बाद मंडी में, और मंडी के बाद लाहौल स्पीति में हाईएस्ट। लाहौल स्पीति में तो सबसे कम है, लोएस्ट नंबर ऑफ, परंतु टॉप की जो 3 हैं वो कांगड़ा, चंबा और मंडी हैं, और लोएस्ट में लाहौल स्पीति में सबसे कम बीपीएल फैमिलीज जो हैं वो आती हैं। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। यहाँ पर ये भी दिया गया है कि एनुअल इनकम थ्रेशोल्ड बीपीएल में किसी परिवार को डालना है तो 1.5 लाख कर दिया गया है। प्रीवियस में जो है ये हुआ करता था 30,000। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 30,000 से बढ़ाकर उसको कितना किया गया, तब कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, 30,000 से बढ़ाकर उसको 1,50,000 कर दिया गया है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बोलते हैं हु वाज द फर्स्ट हिमाचली टू बी ऑनर्ड विद द हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो बोलते हैं कि पहले हिमाचली कौन थे जिनको ये हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अब हम क्यों इस गिरिराज पत्रिका में ये पुराना क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। पुराना क्वेश्चन इसलिए डिस्कस हो रहा है क्योंकि अभी बात की गई थी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की। ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ना, ये पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, और खेल की कैटेगरी में ये अवार्ड जो है वो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। हिमाचली जिनको सबसे पहले ये अवार्ड दिया गया था, पहले मैं उनकी बात कर लेता हूँ। ये है विजय कुमार। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। विजय कुमार एक खिलाड़ी थे जिनको जो था वो सबसे पहला हिमाचल से जो था वो ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो था वो दिया गया था। अगर हम बात करते हैं विजय कुमार की, तो विजय कुमार जो था वो कौन से जिला से संबंध रखते थे, तो हमीरपुर जिले से ये संबंध रखते थे। हमीरपुर जिले का भी कौन सा क्षेत्र जहाँ से ये संबंध रखते थे, तो हमीरपुर जिले के बड़सर क्षेत्र से ये संबंध रखते थे। और विजय कुमार कौन सी खेल से संबंधित थे, तो विजय कुमार जो था वो शूटिंग जो होती है ना, शूटिंग से जो संबंधित थे। इसको रैपिड पिस्टल फायरिंग बोलते हैं। रैपिड पिस्टल स्पर्धा जो थी इसमें इनको जो था अवार्ड मिला था 2012 में। इनको ये जो था वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया। अब लंदन में होते हैं 2012 में ओलंपिक्स। 2012 में लंदन ओलंपिक्स हुए थे, जहां पर इनके द्वारा, जो विजय कुमार हैं इनके द्वारा रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जो था वो जीता गया था। और ये एकमात्र अभी तक पहले हिमाचली हैं जिनको जो था ये अवार्ड दिया गया था, विजय कुमार को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन में सुमन रावत भी जो है वो दिया गया है। सुमन रावत को जो था वो अर्जुन अवार्ड जो था वो दिया गया था। सबसे पहला अर्जुन अवार्ड हिमाचल का सुमन रावत को 1987 में जो था वो दिया गया था। और विजय कुमार को कब दिया गया था ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इनको ये 2012 में जो था वो दिया गया था। तो ये क्वेश्चंस आपके माइंड में होने चाहिए। अब हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की। देखो ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी 2024 में ये हमने पढ़ा भी है उत्तीर्ण सीरीज में, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है वो दिए गए हैं। और इनमें जो है वो 32 खिलाड़ियों को जो है वो अर्जुन अवार्ड मिला है। 32 खिलाड़ियों को अभी अर्जुन अवार्ड मिला है। और हमारे 4 खिलाड़ी ऐसे आते हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो दिया गया है। ये 4 खिलाड़ी कौन कौन हैं जिनको ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, तो एक तो मनु भाकर का नाम आपको पता है, मनु भाकर को दिया गया है ये। एक डी गुकेश हैं चेस से, उनको ये दिया गया है। एक हरमनप्रीत सिंह है, ये हॉकी से संबंध रखते हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है, हॉकी के कैप्टन भी हैं ये। और एक प्रवीण कुमार है, प्रवीण कुमार को जो है ये दिया गया है, इनको जो है वो ऊंची कूद में ये दिया गया है। और पैरा एथलीट थे ये, इनके द्वारा पैरालंपिक्स में जो था वो भाग लिया गया था, तो इनको ये अवार्ड जो है वो मिला है। तो इन 4 लोगों को मिला है ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हाईएस्ट अवार्ड तो है ही है खेल की श्रेणी में, तो खेल रत्न पुरस्कार भी इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 1991-92 में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। और 1991-92 में सबसे पहली बार ये दिया गया था विश्वनाथ आनंद को, शतरंज के जो चैंपियन हुआ करते थे, शतरंज में जिनको बहुत माना जाता है, तो उनको वो अवार्ड दिया गया था 1991-92 में। इसका नाम जो चेंज किया गया राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, तो वो कौन से ईयर में किया गया था, तो प्रेजेंट टाइम में जो हमारी सरकार देखने को मिलती है केंद्र सरकार में, उसने ये कहा था कि 2021 में ये कहा गया था 2021 में इस राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज कर दिया गया और इसको नाम दे दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड।
अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, देखो मेडिकल ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है उसकी तो डेट भी अभी आ चुकी है, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ से ही बनेंगे। ऐसे क्वेश्चंस 2-2 नंबर कर आपको जो है वो पास कराने में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, बल्कि अच्छा स्कोर लाने में भी जो है ये हेल्प करेंगे। तो इन क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, आप हाईकोर्ट के एग्ज़ाम के लिए या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए और राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव वे में अपनी तैयारी को एक अच्छी शेप देना चाहते हैं, तो नीचे टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक जो है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमने जो हिमाचल जीके डिस्कस की है उसमें हमने वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ टॉपिक वाइज डिस्कस किया हुआ है। नेशनल इंटरनेशनल जीके को हमने वीडियो एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझा है। करंट अफेयर्स हमने वहाँ पर किए हैं कवर, और इसके अलावा हमने हिंदी इंग्लिश को भी जो है वो कवर किया है। जो हिंदी इंग्लिश ग्रामर होता है उसको भी वहाँ पर कवर किया गया है। तो जो पेपर में चीज़ें आती हैं वो लगभग सारी ही यहाँ से कवर हो रही हैं और कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम तैयारी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए अगला क्या बोलते हैं व्हाट इज़ द टारगेट ऑफ HP सेवा प्रोजेक्ट। तो ये तो क्वेश्चन है अलाइड सर्विसेज में पूछा गया। अब HP सेवा प्रोजेक्ट अभी गिरिराज पत्रिका में आया था, तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाएगा और HP सेवा परियोजना के बारे में आप थोड़ा सा और भी जान लेंगे। तो HP सेवा परियोजना के बारे में पूछा गया है कि HP सेवा प्रोजेक्ट का टारगेट क्या है। इसका टारगेट है कि कैश क्रॉप जो है वो ग्रो करनी है, कैश क्रॉप्स को ग्रो करना है 6,000 एकड़ लैंड पर, और 2028 तक का टारगेट जो है वो रखा गया है। ऑप्शन ए सही आंसर है, टू ग्रो कैश क्रॉप्स ऑन 6,000 एकड़ ऑफ लैंड बाय 2028। ये टारगेट जो है वो इसका रखा गया। गिरिराज पत्रिका में बाकायदा ये दिया गया था। अब देखो गिरिराज पत्रिका में क्या क्या बातें कही गई थी। गिरिराज पत्रिका में एक तो HP सेवा परियोजना के बारे में कहा गया था कि इसको लॉन्च क्यों किया गया। इसको लॉन्च किया गया है ताकि किसान भाई हमारे हो गए, बागवान भाई हो गए, उनको जो है वो सुदृढ़ किया जाए और उनके लिए ये एक परियोजना जो है वो आर्थिक रूप से मजबूती लाए, वरदान साबित हो सके। वर्ष 2023 से वर्ष 2028 तक HP सेवा परियोजना जो है वो मुख्य रूप से जो है वो क्या करेगी, 6,000 एकड़ भूमि में जो है वो लगभग ये 6,000 एकड़ भूमि है, इसमें जो है वो प्लांटेशन करेगी, कवर करेगी इस भूमि को। और ये परियोजना फंड किसके द्वारा की जा रही है, कौन इसको असिस्ट कर रहा है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB जिसको बोलते हैं, एशियन विकास बैंक यहाँ पर जो है वो हेल्प कर रहा है। इस परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों को कवर किया गया है, 7 डिस्ट्रिक्ट कवर किए गए हैं। ये 7 डिस्ट्रिक्ट कवर किए गए हैं। ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं कौन कौन, एक बिलासपुर है, एक हमीरपुर है, एक कांगड़ा है, एक मंडी है, एक सिरमौर है, एक सोलन है और एक ऊना आता है। और टोटल अगर हम बात करें तो 28 विकास खंड यानी कि डेवलपमेंट ब्लॉक जो होते हैं उनको जो है वो यहाँ पर कवर किया गया है। और लगभग कहा गया है, एस्टिमेट जो निकाला जाता है एक, कि 15,000 से ज़्यादा परिवार जो हैं वो उनको यहाँ से फ़ायदा मिलेगा। तो ये सब इस HP सेवा परियोजना के बारे में जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है कि HP सेवा परियोजना किसकी सहायता से चलाई जा रही है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से चलाई जा रही है। तो इतना सब आप यहाँ से अगर ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी है। वो बहुत ज़्यादा आंकड़े याद भी नहीं रहते, तो जितने आंकड़े बताए उतने काफ़ी हैं। अगर कुछ और इम्पोर्टेंट लगेगा तो ठीक है, नहीं तो इतना तो काफ़ी है ही है। आगे बोलते हैं ममलेश्वर महादेव मंदिर। बोलते हैं ममलेश्वर महादेव टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये मंदिर है ममलेश्वर महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है। तो गिरिराज पत्रिका में मैं मंदिर डिस्कस करता रहता हूँ क्योंकि हिमाचल के कल्चर के बारे में एक तो जानकारी मिल जाती है, दूसरा एक पेपर के लिए क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है। तो ये मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये मंदिर है मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब इस मंदिर की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो इस मंदिर की कहानी भी जान लेते हैं। पता चलता है यहाँ से कल्चर के बारे में, हमारा कल्चर कैसा है। ये जो मंदिर है ना, ये ममलेश्वर महादेव मंदिर करसोग वैली में जो है वो आता है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है वो आता है। और इसको महाभारत टाइम से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि जब पांडव जो था वो अज्ञातवास के दौरान यहाँ से जा रहे थे तो ये इस गाँव में आकर जो था वो रुके थे। अब यहाँ पर आकर ये रुके हुए थे, तो कहा जाता है कि उसी टाइम से यहाँ पर एक धूनी जलाई गई है, एक धूना जलाया गया है, जो कि लगभग महाभारत टाइम के काल से ही लगातार जलता आ रहा है। लगभग 5,000 सालों से ही वो यहाँ पर जलता आ रहा है। अब कहा जाता है कि पांडव जब अज्ञातवास के दौरान आए थे तो वो एक परिवार में जो था वो रुके हुए थे। अब उस टाइम क्या था कि एक राक्षस यहाँ पर हुआ करता था। वो राक्षस क्या करता था कि गांव के लोगों को मारता था।
अब गांव के लोग बड़े परेशान थे, उस राक्षस थे, तो गांव के लोगों ने उसके साथ एक समझौता कर लिया, एक MOU कहते हैं जिसको, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उनके बीच में हो गई कि भाई देख, हम तेरे को क्या करेंगे, खुद एक बंदा जो है वो डेली भेज दिया करेंगे अपने गांव से, और तू उसको खा लिया कर, सबको एक साथ मत मार, उससे जो है वो ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो फिर बारियां डाल दी गई कि हाँ जी इस परिवार से जाएगा, उस परिवार से जाएगा, वैसे वैसे जाता था। अब पांडव जहाँ पर रुके हुए थे, जिस दिन वो रुके हुए थे जिस परिवार में, उस दिन उस परिवार के एक बच्चे को जो था वो वहाँ पर जाना था, उसकी बलि जो था वो दी जानी थी, वहाँ पर जाकर उसको राक्षस के पास भेजना था। अब उसकी माँ बहुत रो रही थी। अब पांडवों के द्वारा पूछा गया कि क्यों माई तुम क्यों रो रही हो, क्या रीज़न है? तो उसने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, आज मेरा बेटा जाएगा तो उसको वो राक्षस खा जाएगा। तो अतिथि धर्म निभाना जो था वो पांडवों ने उचित समझा, और भीम जो था वो चले गए उस बच्चे की जगह, और भीम चले गए। भीम का युद्ध होता है राक्षस के साथ, और ये युद्ध जो है वो बड़ा ही भयंकर युद्ध जो है वो होता है। राक्षस को यहाँ पर मार गिराया जाता है, और कहा जाता है कि तब से भीम की याद में, या फिर भीम की विजय की याद में, जो भीम ने राक्षस के ऊपर विजय प्राप्त की थी, उसी याद में यहाँ से एक धुआं जो है वो जल रहा है, और ये धुनी लगभग उसी टाइम से जल रही है। ये तो हो गई कहानी। अब कहा जाता है कि ये जो ममलेश्वर महादेव मंदिर है, यहाँ पर एक गेहूं का दाना है। इस गेहूं के दाने का जो वजन बताया जाता है, वेट इसका जो बताया जाता है, वो 200 ग्राम के करीब जो है वो बताया जाता है। लगभग कहा जाता है कि एक आम जितना होता है ना, मैंगो जितना होता है, उस मैंगो के बराबर ये है। और इसको जो है वो भी प्रिजर्व करके उस मंदिर में ही रखा गया है। कहते हैं कि इसको प्रिजर्व करके वहीं पर रखा गया है। एक लकड़ी का बॉक्स लिया है, उस बॉक्स में उसको डाला है, ऊपर से कांच से जो है वो एक जो है वो कांच से जो है पारदर्शी कांच जो है वो लगाया गया है, और यही मंदिर में जो है वो रखा गया है। तो गेहूं का दाना भी एक कहा जाता है कि ये महाभारत काल का ही है, और उसी टाइम से जो है वो यहाँ पर रखा जा रहा है। और एक और बात कही जाती है कि भगवान परशुराम ने जो है वो करसोग घाटी में 80 जो शिवलिंग थे उनकी स्थापना की थी, और 81वें नंबर का यानी कि 81 नंबर का जो शिवलिंग था वो भगवान शिव की प्रतिमा में जो था वो इस मंदिर में जो था वो स्थापित किया गया था। और पुजारी का ये भी कहना था कि इकलौता मंदिर है जिसमें शिव पार्वती की मूर्तियाँ जो हैं वो युगल रूप में है। यहाँ पर जो है वो एक बड़ा ढोल भी है, जिसके बारे में कहा जाता है ये ढोल जो है वो पांडुपुत्र भीम का जो था वो हुआ करता था। तो इतना कुछ है हमारे हिमाचल में कि अगर पता हो तो टूरिज़्म को, एक जो रिलीजियस टूरिज़्म होता है उसको भी बहुत बढ़ावा जो है वो यहाँ से दिया जा सकता है। अगर इस तरह की स्टोरीज जो है वो बताई जाएँ तो लोगों का इंटरेस्ट ज़रूर होगा ऐसी अच्छी अच्छी जगहों में घूमने का, जाने का। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हाउ मच असिस्टेंस प्रोवाइडेड अंडर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तो बोलते हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता जो है वो दी जाती है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एक चलाई गई है, और इस योजना के तहत जो है वो सहायता भी दी जाती है। जो सहायता दी जाती है वो 51,000 रुपया दी जाती है। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, परंतु चलो गिरिराज पत्रिका में एक आर्टिकल आया था, उसमें कल लिखा गया था कन्यादान योजना के बारे में, तो मैंने यहाँ पर रिवाइज आपको करवा दिया। अब इस मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितना पैसा दिया जाता है? 51,000 रुपया जो है वो दिया जाता है। किसी भी लड़की की शादी होती है। अब क्राइटेरिया यहाँ पर इनकम का रखा गया है। अगर हम बात करें एज पर 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, तो इसमें क्राइटेरिया रखा गया है कि जो इनकम है वो 50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उनको ही जो है ये सहायता जो है वो दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं उर्दू पत्रिका फ्रीको फन का प्रकाशन भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो इस तरह के क्वेश्चन पहली बात तो किताबों में कम देखने को मिलते हैं। अब ये क्वेश्चन आया था तो इसको आपने नोट करना है, ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब ये फ्रीको फन कर एक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा जो था वो स्टार्ट किया गया था। अब भाषा एवं संस्कृति विभाग के द्वारा इसका प्रकाशन जो किया गया था स्टार्ट, वो किया गया था हिमाचल प्रदेश के भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा 1984 में। 1984 इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो भाषा एवं संस्कृति विभाग और 1984 ईयर आपने यहाँ से स्पेसिफिक रूप से ध्यान रखना है। यहाँ से तो ये पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन है, अगर ये याद रह गया तो मतलब एग्जाम में पूछा गया तो सीधे 2 नंबर का क्वेश्चन ये बनेगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर डिड एडवर्ड डायर एस्टेब्लाइज्ड इंडियाज फर्स्ट डिस्टिलरी, यानी कि एडवर्ड डायर के द्वारा पहली जो डिस्टिलरी एक बनाई गई थी भारत में वो कहाँ पर बनाई गई थी और कौन से ईयर में वो बनाई गई थी, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये डिस्टिलरी जो बनाई गई थी ये कसौली में बनाई गई थी, और इसको जो स्थापित किया गया था वो कौन से ईयर में किया गया था? 1855 में इसको स्थापित किया गया था, ये कहा जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि एडवर्ड डायर के द्वारा जो था वो बनाई गई थी कसौली में। कसौली डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो आता है, जहाँ पर ये डिस्टिलरी जो था वो स्थापित की गई थी एडवर्ड डायर के द्वारा।
इतना यहाँ से काफ़ी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो चलते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं मंडी प्रजामंडल के अध्यक्ष जो था वो कौन थे? तो मंडी प्रजामंडल जो स्थापित किया गया था, स्वामी पूर्णानंद को जो था उसका अध्यक्ष बनाया गया था। स्वामी पूर्णानंद जी का नाम आपने ध्यान रखना है। झांकी बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है? तो झांकी डिस्ट्रिक्ट चंबा का लोक नृत्य जो है वो आता है। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का है। बोलते हैं भारत के किस भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक जो है वो बनाया गया है? देखो, ये बनाया गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनको बनाया गया है। अभी जो कैग बनाया गया है ये संजय मूर्ति को बनाया गया है। इनका पूरा नाम के संजय मूर्ति है, और अगर आपने टेस्ट ज्वाइन की हुई है तो वहाँ पर हमने नवंबर महीने के शायद 4th पार्ट में ये पढ़े भी हैं। अब कैग इनको बनाया गया है, इनका नाम और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हिमाचल कैडर के जो है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो है वो अधिकारी रह चुके हैं। तो के संजय मूर्ति का नाम आपने ध्यान रखना है कि इनको कैग बनाया गया है। और कैग से रिलेटेड जो आर्टिकल आता है वो आर्टिकल नंबर 148 आता है। ये जो है वो कौन से नंबर के कैग जो है वो बने हैं? ये तो 15वें नंबर के 15th नंबर ऑफ कैग जो है वो इंडिया के बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा जो था वो की गई थी। आगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात की गई है, यानी कि WTO की ये बात की गई है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो स्थित है जेनेवा में। जेनेवा स्विट्जरलैंड जो है वो सही आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1995 में जो था वो की गई थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, आप कमेंट करके बताइए WHO का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं पत्र, ईमेल, टेलीफोन आदि ये किस संप्रेषण के जो है उदाहरण है? तो ये तो जियो के लिए क्वेश्चन है, चैनल के ये एक जो है वो है, एक चैनल प्रोवाइड करवाते हैं। आगे बोलते हैं पंटर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये पंटर शब्द इस्तेमाल किया जाता है फुटबॉल में। फुटबॉल में ये पंटर शब्द का इस्तेमाल होता है। आगे बोलते हैं कंप्यूटर की सी लैंग्वेज आप देखते हैं कंप्यूटर में, इसका जो है वो विकास किसके द्वारा किया गया था? सी लैंग्वेज जो था वो किसके द्वारा जो था वो डेवलप की गई थी? सी लैंग्वेज को जो डेवलप करने वाले थे उसको डेनिस रिची उनका नाम था। डेनिस रिची का नाम ध्यान रखना। 1970s में 1970 के दशक में इनके द्वारा ये स्थापित की गई थी या फिर विकसित की गई थी। आगे बोलते हैं सेहूं किस फसल का मुख्य रोग है? गेहूं नहीं है, ये सेहूं है। सेहूं जो है वो गेहूं का मुख्य जो है वो रोग है। आगे बोलते हैं राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के पहले जो सभापति बने थे वो कौन बने थे? वो बने थे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। अब राज्यसभा के प्रेजेंट टाइम में जो सभापति हैं वो कौन है? वो जगदीप धनखड़ उनका नाम है। जगदीप धनखड़ आपने नाम ध्यान रखना है। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं ना, वही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। तो सबसे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और वही ऑब्वियसली राज्यसभा के सभापति भी रहे होंगे। आगे क्वेश्चन पूछा गया है किताब के बारे में, NI for I। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में, NI for I। ये एक किताब है। बोलते हैं इस किताब के जो लेखक हैं वो कौन है, किसने ये लिखी है? तो ये लिखी है जेफरी आर्चर के द्वारा लिखी गई है। आगे बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? अभी बनाए गए हैं डॉक्टर V नारायणन, इनका नाम हमने पढ़ा था। भुंडा त्यौहार किससे संबंधित है? तो भगवान परशुराम जी से जो है ये संबंधित है। भुंडा त्यौहार तो हमने पढ़ा भी है, अभी हुआ था तो उसके बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया था। चलिए जी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन। उससे पहले टेलीग्राम पर जो आपको पीडीएफ्स वगैरह मिलती हैं उस पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना है @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रीनेम्ड विच इंस्टीट्यूट आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का देहांत अभी हुआ था, तो उनके नाम पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक संस्थान का नाम बदलने की घोषणा की है। तो वो कौन सा संस्थान है जिसका नाम बदला जाएगा? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, कमेंट करके आप बताइए। अब उस संस्थान का आपने ये भी बताना है कि स्थापना कब हुई थी, क्योंकि गिरिराज पत्रिका में जो 2nd एडिशन जनवरी 2025 का था उसमें पहला ही क्वेश्चन मैंने डिटेल से आपको ये बताया था। अभी कमेंट करके बता दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।